हाय गाइस, ये सीरीज जो मैं लाने जा रही कोरियन सीरीज है। आपने स्क्विड गेम देखी होगी और ये सीरीज स्क्विड गेम के डायरेक्टर ने ही डायरेक्ट की है और इस वजह से इस सीरीज को देखना जरूरी हो जाता है क्योंकि ये बहुत औसम होने वाली है। एपिसोड की शुरुआत एक कैफे के साथ होती है जहां पर सभी लोग एक अजीब सी वीडियो देख रहे थे। इस वीडियो में जुंग जिनसू नाम का एक आदमी ये बता रहा होता है कि जब इंसान के पापों का घड़ा भर जाता है तो नरक के दरिंदे उसे लेने आते हैं और उसको मार डालते हैं। वो उन सभी को एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें कुछ अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर्स अचानक से प्रकट हो गए और उन्होंने एक इंसान को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। कैफे के अंदर बैठे आधे लोगों को ये सच लग रहा होता है जबकि आधे लोगों को ये बात झूठ लग रही थी और उनका ये मानना होता है कि जो इसने ये वीडियो दिखाई वो और कुछ नहीं बल्कि एक सीजीआई इफेक्ट है। अब तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो डरा हुआ था और वो बार बार फोन में देख रहा था। वो घड़ी में 1:20 होने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही 1:20 होते हैं वैसे ही कुछ दरिंदे वहाँ प्रकट हो जाते हैं और कैफे की दीवारों को तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं और ये देखकर सब लोग भागने लगते हैं। वो दरिंदे इस आदमी को मारने आए थे और ये आदमी यहाँ से भाग रहा था, लेकिन कुछ दूर भागने पर ये दरिंदे उसे पकड़ लेते हैं और इस आदमी को बुरी तरह मार डालते हैं। मारने के बाद वो दरिंदे इसकी बॉडी को अपने हाथों से एनर्जी निकालकर जला देते हैं। अब ये केस पुलिस में जाता है जहां हम डिटेक्टिव क्यूंग हू को देखते हैं। वहाँ सभी पुलिस वाले इस केस को समझने की कोशिश कर रहे थे और लोगों की बनाई गई वीडियो से इन दरिंदों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वही डिटेक्टिव क्यूंग हू अपने फोन में न्यू ट्रुथ नाम की ऑर्गेनाइजेशन को देख रहा था। न्यू ट्रुथ एक धार्मिक संगठन है और इसका चेयरमैन जुंग जिनसू है। न्यू ट्रुथ असल में लोगों को ये समझाती है कि नरक के शैतान उन लोगों को अपने साथ ले जाते हैं जो नरक डिजर्व करते हैं। अब उसके सीनियर उसे काम के वक्त फोन में लगा देख डांटते हैं और अब वो फोन रखकर बाकी पुलिस वालों के साथ मिलकर क्राइम सीन पर जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में क्यूंग हू अपने कलीग से बातें करता है जिसमें कलीग बताता है कि जो इंसान इन दरिंदों के हाथों मारा जाता है उसे पहले से ही पता होता है कि वो कब मरेगा। असल में उसके मौत से कुछ दिन पहले एक फरिश्ता आता है और उसे बताता है कि तुम किस टाइम मरने वाले हो और जब वो टाइम आता है तो नरक के शैतान प्रकट होते हैं और इंसान को बेरहमी से मार डालते हैं। वही क्राइम सीन पर जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर न्यू ट्रूथ की ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। वो लोग अपनी धार्मिक स्पीच दे रहे थे जिसमें जुंग जिनसू ये बता रहा था कि पाप करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है। जो लोग पाप करते हैं उन्हें तनिक भर का सुख तो मिल जाता है, लेकिन नरक के देवता उसके हर पाप का हिसाब लिख रहे हैं और जब उसके पाप पूरे हो जाते हैं तो उसे नरक में ले जाया जाता है। वो कहता है कि ये सब भगवान करवा रहे हैं और अब समय आ गया है कि हम जो धर्म भूल चुके हैं हम उसे दोबारा अपनाएं और न्याय के साथ जीवन जिए। अब तभी वहाँ क्यूंग हू आता है और वो उसकी स्पीच खत्म हो जाने के बाद जुंग जिनसू से मिलने जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। जुंग जिनसू उनकी बातों पर हंसकर कहता है कि आप लोग भगवान के कामों की जांच कर रहे हो। वो जुंग जिनसू से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी क्यूंग हू को अपनी बेटी दिखती है जो इस ऑर्गेनाइजेशन की वॉलंटियर बनी हुई थी। क्यूंग हू तुरंत अपनी बेटी के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी जुंग जिनसू को जानती है और वो उसकी वॉलंटियर बनी हुई है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता कि जंग जिनसू असल में अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि जंग जिनसू समझ जाता है और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं इसको वॉलंटियरिंग करने से रोक दूंगा। अब क्यूंग हू और उसका कलीग चलते चलते उससे बातें करते हैं जिसमें जुंग जिनसू बताता है कि वो कोई कल्ट का लीडर नहीं है और ना ही वो कोई कल्ट परफॉर्म कर रहा है। वो फिर उन्हें अपनी स्टोरी बताता है कि वो बचपन से मृत्यु को लेकर क्यूरियस रहता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई उसकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ती गई और फिर एक दिन उसने मृत्यु को गले लगाने की सोची, लेकिन वो ऐसा भी ना कर सका, जिसके बाद वो तिब्बत के हिमालय में चला गया। वहां जाकर उसने नरक के शैतानों को देखा जिन्होंने एक आदमी को बेरहमी से मारा हुआ था और फिर उसी वक्त से उसको जिंदगी के मायने मिल गए और उसने फिर 10 साल तक जीवन मृत्यु के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया और फिर न्यू ट्रुथ नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो लोगों को भगवान से जोड़ने और गलत काम ना करने की सीख देती है। अब फिर वो लोग एक और संगठन जिसका नाम एरोहेड है उसके बारे में बातें करते हैं
एरोहेड असल में टेररिस्ट संगठन है जो यूथ को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करता है और उनमें हिंसा की भावना भरता है। एरोहेड के लोग धार्मिक कट्टरता से प्रभावित हैं और जो लोग ये कहते हैं कि भगवान नहीं होते या फिर ये कहते हैं कि न्यू ट्रुथ ऑर्गेनाइजेशन गलत है, वो उन लोगों को पीट डालते हैं। क्योंग हू का कहना था कि ये धार्मिक कट्टरता न्यू ट्रुथ की वजह से आई है, लेकिन जुंग जिनसू कहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन गलत ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने हमारी बातों का गलत मतलब निकाला हुआ है। असल में अब क्योंग हू को जुंग जिनसू की बात भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जुंग जिनसू के अकॉर्डिंग आदमी जब तक नरक से डरता रहेगा तब तक वो अच्छे कर्म करता रहेगा। क्योंग हू का मानना था कि अगर हम लोग हर कर्म डर के बेसिस पर करेंगे तो नॉर्मल इंसानों का भी जीवन डर डर में ही बीत जाएगा और वो लोग कभी अपनी जिंदगी को नहीं जी पाएंगे। क्योंग हू कहता है कि भगवान ने अगर हमें बनाया है तो उनको हमें अपने फैसले लेने की भी आजादी देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ उन्होंने इंसानों को इतनी समझ दी है कि वो दूसरों की गलतियों को समझ जाएं और उनको सजा दें। अब जैसे ही वो ये लाइन कहता है वैसे ही जुंग जिनसू उसे कहता है कि तुम्हारी वाइफ का मर्डर हुआ था और तुम्हारे बनाए कानून ने उस मर्डरर को सिर्फ 6 साल की सजा सुनाई और आज 6 साल बाद वो आराम से मौज में अपनी जिंदगी काट रहा है। वो फिर इमोशनल तरीके से कहता है कि आपको जो दुख हुआ था उसका दोषी वो मर्डरर था और उसको उसकी बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन इंसानों के बनाए गए कानून ने आपके दर्द को नहीं देखा और उसको 6 साल बाद बेल दे दी। क्या यही हम इंसानों का कानून है? ये सुनकर क्योंग हू को गुस्सा आ जाता है और उसे भी अब जंग जिनसू की बात सही लगने लगती है और अब उसके पास कुछ भी कहने को नहीं बचता। अब फिर क्योंग हू अपने घर वापस आता है और वो अपनी बेटी के पास जाकर उससे बात करना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी जानती थी कि उसके पापा न्यू ट्रुथ के बारे में बात करेंगे, इसलिए वो अपने पापा के बोलने से पहले ही बोल देती है कि वो बस वहाँ वॉलंटियरिंग कर रही थी और उसने अपने स्कूल की एक भी क्लास मिस नहीं की है, यानी वो न्यू ट्रुथ की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही है। अब क्योंग हू फिर अपने लैपटॉप में जुंग जिनसू के बारे में रिसर्च वगैरह करता है और फिर अपनी बीवी को याद करता है। असल में कुछ साल पहले एक ड्रग एडिक्ट ने उसकी बीवी के साथ जबरदस्ती की थी और फिर उसका मर्डर कर दिया था। ये इंसिडेंट उसके लिए बहुत दिल दुखाने वाला था, क्योंकि अब उसे अपनी छोटी सी बेटी को अकेले संभालना था और 6 साल बाद फिर जब उसे ये पता चलता है कि उस दोषी को बेल मिल गई है तो वो और ज्यादा दुखी होते हैं। उसकी बेटी बहुत ज्यादा ट्रॉमा में आ गई थी, इसलिए वो न्यू ट्रुथ के सेशंस देखने लगी और उससे प्रभावित होने लगी। वहीं दूसरी तरफ हम एक औरत को देखते हैं जो शॉप का काम निपटाकर अपने घर वापस लौटती है और घर पर उसके दोनों छोटे छोटे बच्चे उसे सरप्राइज पार्टी देते हैं। आज इस औरत का बर्थडे है और अपने बच्चों से सरप्राइज पार्टी लेकर वो बहुत खुश होती है। वो लोग इसकी वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि दीवार से एक फरिश्ता आया है और वो औरत से कहता है कि आज से 3 दिन बाद 10:30 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब ये सुनकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये फरिश्ता कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया होता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम एरोहेड के लीडर को देखते हैं जो अपने फॉलोअर्स का लाइव स्ट्रीम कर रहा था और बता रहा था कि जो भगवान की शरण में नहीं आएगा वो ऐसे ही दरिंदों के हाथों मारा जाएगा। कुछ लोग अभी भी भगवान को मानने से इनकार कर रहे थे और एरोहेड फिर उनकी वीडियो क्लिप्स चलवाता है और फिर एक वीडियो दिखाता है कि जिसमें उसके फॉलोअर्स एक एथिस्ट को बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे। ये देखकर वो लीडर बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि वो यही चाहता था कि जो सेम मेंटालिटी के नहीं है, मींस जो उनकी तरह भगवान को नहीं मानते, वो सब पीटे जाने चाहिए। अब फिर उस आदमी को पीटने का केस पुलिस में आता है और जिन्होंने उस आदमी को पीटा था वो ज्यादातर माइनर्स थे। ये माइनर्स न्यू ट्रुथ और एरोहेड से काफी ज्यादा प्रभावित थे और उनको नॉर्मल इंसानों को पीटना ऐसा लग रहा था मानो वो ऊपर वाले को खुश कर रहे हों। पुलिस जब उन यंगस्टर्स को सही या गलत के मायने सिखाने की कोशिश करती है तो वो यंगस्टर्स इन पुलिस वालों को ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और कहते हैं कि धर्म अधर्म के बारे में हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए हमसे इसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है। असल में जब से उनके मन में भगवान का डर बैठा था तब से उन्हें किसी और से डर नहीं लगता था। जिनको उन्होंने पीटा था उसके साथ उसकी लॉयर भी आई थी और वो क्योंग हू से इस धार्मिक कट्टरता की प्रॉब्लम के बारे में बात करती है और वो क्योंग हू के साथ मिलकर अब इनको रोकना चाहती है। इस रिपोर्टर का नाम मिन हाइजिन है। अब मिन हाइजिन अपने ऑफिस में वापस जाती है और वहाँ पर उसे मिलने के लिए एक औरत आई होती है।
ये औरत वही औरत है जिसके 2 बच्चे हैं और इसको फरिश्तों ने भविष्यवाणी सुनाई है कि तुम 3 दिन बाद 10:30 बजे मर जाओगी। इस औरत का नाम पार्क जुंगजा है और पार्क जुंगजा लॉयर से बात करती है और उसे फरिश्ते वाली बात बताती है। वो कहती है कि उसके पास फरिश्ता आया था और उसने मारने की डेट बताई थी और अब वो मरने वाली है। वो फिर भविष्यवाणी के बाद न्यू ट्रुथ के चेयरमैन जुंग जिनसू के पास गई थी और वहां जाकर उसने जब अपनी ये बात बताई तो उसने मुझे इसको लाइव ब्रॉडकास्ट करने की परमिशन मांगी। अब 3 दिन बाद 10:30 बजे जो दरिंदे मुझे मारेंगे उसका वो लोग लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे और इसके बदले में वो मेरे बच्चों को 3 करोड़ वॉन देंगे। पार्क जुंगजा मान जाती है और वो जंग जिनसू की बात पर एग्री कर जाती है क्योंकि वो अपने बच्चों का भविष्य सेव करना चाहती थी। मिन हाइजिन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन पाक जुंगजा गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं यहाँ प्रोटेक्शन मांगने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ लॉयर के पास आई हूँ जो जुंग जिनसू की कही हुई बात का एफिडेविट बना सके ताकि मेरे मरने के बाद वो अपनी बात से मुकर ना जाए और मेरे बच्चों को 3 करोड़ वन मिल जाए। 1 कोरियन की एक करेंसी होती है। मिन हाइजिन को ये सब अब भी ठीक नहीं लगता, लेकिन उसका कलीग उसे समझाता है कि पाक जुंगजा जो कुछ कह रही है वो गलत नहीं है और इसको पैसे मिल जाने चाहिए। अब उदास होते हुए मिन हाइजिन वापस अपने अपार्टमेंट में आती है और वहाँ हम उसकी बुढ़ी माँ को देखते हैं। उसकी माँ स्मोक कर रही थी और मिन हाइजिन उनसे ऐसा ना करने को कहती है। मिन हाइजिन अब अगले दिन क्योंग हू को पाक जुंगजा की ये सब बातें बताती है और कहती है कि तुम भी यहाँ आओ। जुंग जिनसू पाक जुंगजा के आसपास की सारी जमीन खरीद रहा होता है क्योंकि उसे वहाँ पर कैमरा वगैरह सेट करवाने थे और वहाँ पर उसने वीआईपीज़ को भी बुलाया था। वो वीआईपी को लाइव दिखाना चाहता था और उसने वीआईपी से इसके पैसे लिए थे। अब वहाँ पर क्योंग हू आता है और जुंग जिनसू से बात करता है और पूछता है कि किसी ने पाक जुंगजा को जान से मारने की धमकी दी है और पुलिस इसमें शांत नहीं बैठ सकती, जिस पर जुंग जिनसू कहता है कि क्या आप फरिश्ते पर केस चलाएंगे? बेहतर होगा कि आप ऊपर वाले के कामों से दूर रहें। अब वो सब फिर पाक जुंगजा के घर जाते हैं और पाक जुंगजा अपने बच्चों को एक कमरे में रहने को कहकर खुद एफिडेविट बनवाने लगती है। एफिडेविट में ये लिखवाया जाता है कि मरने के बाद बच्चों की आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी और तब तक पाक जुंगजा के बारे में भी किसी को नहीं बताया जाएगा, क्योंकि अगर एरोहेड को पता चला कि ये लड़की मरने वाली है तो सब इसको पापिन औरत कहकर पुकारने लगेंगे और इसके ये 3 दिन भी नरक के समान होंगे। एफिडेविट में ये भी लिखवाया जाता है कि अगर ब्रॉडकास्ट कैंसिल हुआ और दरिंदे नहीं आए तो भी न्यू ट्रुथ को पैसे देने होंगे। अब जुंग जिनसू बच्चों का फोटो देखता है और उस फोटो में उस बच्चों के साथ उनके पापा नहीं दिखते हैं और वो ये पूछने लगता है कि इनके पापा कौन है, जिस पर पाक जुंगजा डरने लगती है। लॉयर कहती है कि आपको इसका उत्तर देने की जरूरत नहीं, लेकिन जुंग जिनसू गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपकी नाजायज औलाद है। अब ऐसी सब बातों से वहाँ माहौल गर्म हो जाता है और जुंग जिनसू कहता है कि तुम्हारे इस पाप की वजह से ही नरक के शैतान तुम्हें मारने आएंगे। अब फिर वहाँ उसका बेटा भी आ जाता है जो ये कहने लगता है कि उसकी मॉम नरक नहीं जाएगी और वो ऐसा नहीं होने देगा, जिस पर पाक जुंगजा अपने बेटे को डांटकर उसे अंदर कमरे में बंद कर देती है। उसके बेटे पर बहुत बुरी बीत रही है क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ 3 दिन बाद मरने वाली है और मरने के बाद वो नरक में ले जाई जाएगी। ये सीन बहुत ज्यादा डरावना था। वहीं अब हम एरोहेड को देखते हैं जो आज भी लाइव स्ट्रीम कर रहा था और उसे किसी ने लाइव चैट में पाक जुंगजा के बारे में बता दिया था और उसके बच्चों के बारे में भी बता दिया था। एरोहेड लाइव स्ट्रीम में ही अब पाक जुंगजा की फोटो खोलता है और उसमें वो अपनी थियरी बनाने लगता है और कहता है कि जरूर ये शैतान औरत एक पापिन है और इसकी फोटो में इसका पता नहीं दिख रहा है, जिसका मतलब इसने इंश्योरेंस के पैसों के लिए अपने पति को मार डाला है। और फिर वो इसके बच्चों की तस्वीर खोलता है और वो अपनी थियरी बनाते हुए कहते हैं कि ये पापिन औरत जरूर अपने बच्चों को भी अब्यूज करती होगी। अब ये सब सुनकर सारा यूथ उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है और एरोहेड की बातों में आकर पाक जुंगजा को पापी पापी बोलने लगता है। उसके खिलाफ नारे लगने लगते हैं और वो सभी पाक जुंगजा को पीटना चाहते थे। अब हमें ये पता चलता है कि एरोहेड को जिसने पाक जुंगजा के बारे में जानकारी दी थी वो और कोई नहीं बल्कि क्योंग हू का कलीग है। वो कलीग न्यू ट्रुथ से इन्फ्लुएंस हो गया है और वो उसने ऐसा इसलिए किया था
क्योंकि उसे लगता है कि एरोहेड की मदद करना ऊपर वाले की मदद करने जैसा है और ऊपर वाला ऐसा करने से खुश होंगे। वहीं दूसरी तरफ अब हम क्योंग हू की बेटी को देखते हैं। उसकी बेटी का नाम हीजुंग है और हीजुंग जुंग जिनसू के पास आई होती है और वो अपनी मम्मी के मर्डर का दुख शेयर करती है और बताती है कि जब वो छोटी थी तब वो अपने पापा को कपड़े देकर आना भूल गई, जिस वजह से उसकी मम्मी कपड़े देने गई, लेकिन तभी वो मर्डरर आ गया और उसने उसकी माँ को मार डाला। हीजुंग को ये अपनी गलती लगती है क्योंकि वो अपने डैड को कपड़े देना भूल गई थी, लेकिन जुंग जिनसू कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और गलती उस मर्डरर की है और अब उसे सजा मिलनी ही चाहिए। हीजुंग मर्डरर से बदला लेना चाहती है और अब जुंग जिनसू उसकी मदद करता है क्योंकि वो मर्डरर 6 साल की जेल के बाद छूट गया था। अब वो हीजुंग को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जाता है और उसे उस मर्डरर को दिखाता है। वो मर्डरर आज भी नशे की हालत में इधर से उधर डोल रहा था और जुंग जिनसू कहता है कि इंसानों के द्वारा दी गई सजा मिलने के बाद भी आज ये मजे से अपनी जिंदगी काट रहा है। इंसान इतने केपेबल नहीं है कि वो इन जैसे मुजरिम को सजा दे पाए। वो फिर हीजुंग को उसके पास जाने को कहता है और हीजुंग उसके पास जाकर उसे इलेक्ट्रिक गन से बेहोश कर देती है और वो दोनों पास के ही एक फर्नेस में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मिन हाइजिन को देखते हैं, जिसे जब ये पता चलता है कि पाक जुंजा की पहचान लीक हो गई है तो वो तुरंत उसके बच्चों को इस शहर से बाहर छुड़वाने का डिसाइड करती है। लॉयर मिन हाइजिन की कनाडा में एक रिश्तेदार रहती थी और वो उनके बच्चों को अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजने का डिसाइड करती है। मिन हाइजिन पाक जुंजा और उसके दोनों बच्चों को लेकर सीधे एयरपोर्ट की तरफ निकलती है और वो रास्ते में क्योंग हू को भी कॉल करती है क्योंकि एयरपोर्ट पर भी एरोहेड के समर्थक हो सकते थे। मिन हाइजिन उन तीनों को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाती है और वहां वो पाक जुंजा को गाड़ी में ही रहने को बोलकर उसके बच्चों को एयरपोर्ट के अंदर छोड़ने चली जाती है। अब तभी फिर वहां क्योंग हू भी पहुंच जाता है और वहीं दूसरी तरफ बच्चे अपने एयरप्लेन में बैठ जाते हैं। वो बच्चे बहुत रो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो कभी अपनी मॉम को नहीं देख पाएंगे और पाक जुंजा भी अपने बच्चों के लिए बहुत रोती है क्योंकि उसके बच्चे इतनी जल्दबाजी में उससे अलग हुए थे कि वो अपने बच्चों को सीने से भी नहीं लगा पाई थी। वहीं दूसरी तरफ हम फर्नेस में देखते हैं जहां हीजुंग और जुंग जिनसू ने मर्डरर को बेहोश कर रखा था। जुंग जिनसू इंसानों के कानून और उनके रहने के तरीकों को कोस रहा होता है और फिर इस मर्डरर को काफी गाली देता है, लेकिन मर्डरर से ज्यादा गुस्सा उसे इंसानों के बनाए कानून पर आ रहा था क्योंकि कानून ने इसको सजा देने के बजाय इसको हॉस्पिटल के अंदर दिमाग की थेरेपी दिलवाई थी। वो अब गुस्से में मर्डरर को फर्नेस के अंदर डाल देता है और हीजुंग उसको जलता हुआ देखती है। मर्डरर बहुत ज्यादा तड़प रहा था, जिंदा जलता हुआ देखकर बहुत खुश होती है। वहीं अगले दिन अब पुलिस के पास ये खबर पहुंच जाती है कि किसी ने इस आदमी का बेरहमी से मर्डर कर दिया है और उनको ये पहचान भी हो जाती है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि 6 साल पुराना मर्डरर है। क्योंग हू की टीम को भी जब ये बात पता चलती है तो उसका शक क्योंग हू पर जाता है, लेकिन क्योंग हू कहता है कि इसमें उसका हाथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम पाक जुंजा को देखते हैं जिसके घर के बाहर एरोहेड के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे और वो पाक जुंजा को पापे नारद कहकर संबोधित कर रहे थे। वो लोग काफी दंगे भी कर रहे थे और वो लोग पुलिस पर भी हमला कर देते हैं क्योंकि पुलिस भगवान के लिए किए गए कामों पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इस बीच क्योंग हू भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। वहीं अब क्योंकि 3 दिन पूरे हो गए थे इसलिए पाक जुंजा के घर के आसपास की जगह खाली करवाई जा रही थी और वहां पर वीआईपीज के बैठने के लिए जगह बनाई जा रही थी। वहां पर सभी बड़े न्यूज चैनल्स लाइव ब्रॉडकास्ट करने आए थे और ये देखकर मिन हाइजिंग शॉक हो रही थी। लेकिन तभी मिन हाइजिंग के पास एक पार्सल आता है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो इन डॉक्यूमेंट्स को बाद में खोलने का डिसाइड करती है और उनको अपने पास रख लेती है। यहाँ पर स्वैट टीम भी आई थी और सभी फोर्सेस हथियारों के साथ थे क्योंकि वो सब इन दरिंदों को मारना चाहते थे। अब फिर पाक जुंजा को बीच में बैठाया जाता है और सभी लोग उसकी मौत का तमाशा देखने को उत्सुक होने लगते हैं और फिर काउंटडाउन शुरू की जाती है और सब 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करने लगते हैं, जिसके बाद फिर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।